हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखो, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन जो अभी अप्रैल में आपका होने वाला है, उसके लिए मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर अभी सीबीएसई ने रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर के मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से वो वीडियो आप देखिए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी है, बुक में से भी क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस इस बार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इस चैप्टर का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें करवाए हैं और मेनली वो क्वेश्चन जो रेसिस्टेंस पर बेस्ड है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सिस्टम के, और उस पर सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन जो और वाले थे वो लगभग वैसे ही थे, तो वो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये रेसिस्टेंस पर जो है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना सिस्टम का, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा पक्का। तो आप वो वीडियो देखो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम बुक के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे इसमें हम सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो बुक में शुरू से मैं लेके चल रहा हूँ आपको कि बीच में से आपको है ना वैसे लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत है। देखो क्वेश्चंस है ना, यहाँ से जरूरी नहीं कि सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल है यहाँ से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन सारे बीच में से बनते हैं बुक में से। तो एनसीईआरटी को तो आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है। ठीक है, बुक को आपको लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है ना सारी। देखो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जैसे हर टॉपिक पर आप वीडियो, मैंने क्लास 10 फिजिक्स के नाम से ना प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देखो एक बार। ठीक है, अगर आप उसको स्पीड अगर उसकी इंक्रीज करके 1.5 स्पीड पे अगर आप देखोगे ना तो वीडियो तो आपको कम टाइम में वीडियो पर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप इसकी लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड बुक की पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद में वीडियो देखोगे तो उतना मतलब सही नहीं है जितना पहले आप वीडियो देख के बाद में बुक पढ़ोगे, क्योंकि वीडियो से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाएगी बेसिक आपको। उसके बाद बुक से पढ़ोगे तो आपको सारा याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारा 12.1, वहां से ये लिया मैंने। देखो, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना यही है कि गिवन करके सबसे पहले लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, फिर जो पूछा गया है जो आपको कैलकुलेट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के लिखो। जैसे यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज है तो वो क्यू होता है, फिर देखो कि जो गिवन वैल्यू और जो फाइंड आउट करनी है उन वैल्यूज से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, फिर फॉर्मूले में सही सही वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा आपका। ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट सबकी जो हमें चाहिए वही है क्या। अगर यूनिट पहले चेंज करनी है तो पहले यूनिट चेंज करो, ऐसा यूनिट में लेना है आपको ज्यादातर। ठीक है, ऐसा यूनिट में आप कैलकुलेट कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रहा है आपको कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, भाई ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एम्पियर यानी करंट की वैल्यू है, तो ये आई की वैल्यू है। गिवन कितनी है, 0.5 एम्पियर। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। देखो 10 मिनट यानी ये टाइम है। ठीक है, तो टी गिवन कितना है, 10 मिनट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपसे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से, तो क्यू आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एम्पियर यानी करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो मिनट में दे रखा है, हम इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। 10 × 60 600 सेकंड हो गए। अब क्यू निकालना है, तो क्या क्यू, आई और टी इन तीनों का कोई फॉर्मूला बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है वो है फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, the rate of flow of charge is known as electric current. Electric current I is the Q upon T। जब भी एट द रेट आ जाए ना कहीं की, द रेट ऑफ तो मतलब वो क्वांटिटी जो है ना वो डिवाइड बाई टी है। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी चार्ज डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो चार्ज होता है क्यू डिवाइड बाई टी। आई की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, क्यू की होती है कुलाम और टी की होती है सेकेंड। ठीक है, तो क्यू का आंसर हमारा कुलाम में आएगा। अब यहां से हमें निकालना क्यू है, तो क्यू का फॉर्मूला हम यहां से बना लेंगे। भाई इसके नीचे मैं 1 करके क्रॉस इनटू करता हूं तो Q का फॉर्मूला बन गया मेरे पास में, Q इज इक्वल टू आई टी, यानी I मल्टीप्लाई T करना है हमको। तो I की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 600 सेकंड। इन दोनों को हम इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 300 कुलाम। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो करना क्या है, आप देख लो पहले तो गिवन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी आपको चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, यानी क्यू की वैल्यू कितनी है 1 कूलम है।
निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं एन से। एन और क्यू का कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है, ये फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन मल्टीप्लाई ई। क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर एन हमको निकालना है और ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम का मतलब क्या हो गया, 1 कूलम चार्ज कितना होगा भाई 1 कूलम चार्ज का मतलब कितना होता है, तो 1 कूलम चार्ज का कैसे निकलेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालने, भाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई कितना होता है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये देखो ये कितना है, क्या ये 1 कूलम है, नहीं है, 10 टू द पावर -19 है ना, 1.6 है, चलो ये तो 1 है या 1.6 है, लेकिन यहाँ पर देखो आप 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज तो इतना ही होता है, ये तो बहुत कम है, 1 से तो बहुत कम है, देखो पावर माइनस में 19 आ रही है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल जाएंगे ना, तब यहाँ पर ये पावर खत्म हो जाएगी -19 वाली, और यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। यानी 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को मिलाना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक साथ मिलकर 1 कूलम चार्ज होगा। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, Q इज इक्वल टू एन ई। अब आपसे नंबर पूछे n, तो n का फॉर्मूला आपने बना लिया यहाँ से Q अपॉन ई। भाई n को अगर मैं इधर ही रखूं, e को इधर लेके आऊं, तो e इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो Q अपॉन ई हो जाएगा। Q हमें गिवन है 1 कूलम, और e चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले 10 की पावर -19 जो है ना, इसको हम ऊपर लेकर आएंगे, तो ये 10 की पावर प्लस में 19 हो जाएगा। बाकी क्या बचा, 1 अपॉन 1.6 बचा। अब हम इसकी पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा लेते 1.6 की, तो पॉइंट हटाते ही पॉइंट की जगह तो हो गया ऊपर में 1 और आगे एक डिजिट है, तो 10, तो इंटू 10 हो गया, तो यहाँ पर ये 1 इंटू 10 हो गया, ठीक है। 1 इंटू 10 अपॉन 16 पॉइंट हट गया, तो 16 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 19 ये है ही। अब देखो 1 इंटू 10 कितना होता है, 10, 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। अब 10 अपॉन 16 होगा नहीं, 10 छोटा है, 16 बड़ी है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 10 को 100 कर लेते हैं और उधर से एक पावर कम कर देते हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया 10 की पावर 18 और यहाँ कर दिया 100। 100 डिवाइड बाई 16, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, हम राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू हमने ले ली 6 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को जब हम एक साथ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ना, तब जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन 1 एम्पियर। देखो ये 1 एम्पियर वाला है ना, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कहीं पूछा जा सकता है। 1 एम्पियर हो गया, 1 वोल्ट हो गया, है ना, 1 जूल, या इस तरह से जो 1 वाली ये चीजें, 1 ओम है, 1 रो, 1 ओम मीटर है, इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो डिफाइन 1 एम्पियर को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और ओम्स लॉ से भी आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड रेसिस्टेंस इज 1 ओम, देन I विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम वैसे लिखना यही है आपको, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है आपको। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाले फॉर्मूला से बनाना है। भाई I का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो मींस डिवाइड बाई टी, कौन डिवाइड बाई टी हो रहा है, Q, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, तो Q अपॉन टी। अगर मान लो यहाँ पर Q की वैल्यू 1 है ना, 1 कूलम, और अगर T की वैल्यू भी 1 है, 1 सेकंड, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये हो गया 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज द 1 कूलम पर सेकंड, यानी 1 कूलम चार्ज अगर किसी सर्किट में से या किसी कंडक्टर में, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, तो इसमें से अगर एक पॉइंट पे ले लिया हमने, या सर्किट है तो वहां सर्किट पे अगर हमने ले लिया कहीं पर भी, कि 1 कूलम चार्ज पर सेकंड अगर फ्लो हो रहा है, कि हर एक सेकंड में इस पॉइंट से अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी एमीटर की रीडिंग क्या आएगी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट मींस 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट और थ्रू ए रेसिस्टर और थ्रू ए कंडक्टर पर सेकंड। इन 1 सेकंड 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बह रहा है, तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगा। सो 1 एम्पियर इज इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। अब देखो एम्पियर की ये यूनिट है ना, ये ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कई बार I की वैल्यू है ना मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में देखकर आपसे पूछा जा सकता है, तो फिर वहां पर आप कि यार कितना होता है ये, तो यहाँ पर ये ध्यान रखो। देखो मिली का मतलब हमेशा 1000 ही होता है, 1000, 1000 मिली, है ना, जैसे किलोग्राम, जैसे सेंटीमीटर, मिली सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर, इस तरह से। तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर में 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं, यानी 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो अगर हम मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे ना, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, है ना, इस तरह से माइनस में आ जाएगी ये पावर। भाई 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर हो गए, 10 की पावर -3, और माइक्रो का मतलब है पावर 6, तो 1 एम्पियर में 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर होते हैं,
ये इस तरह से लिखते हैं माइक्रो को यू के जैसे, थोड़ा सा इधर यूं बढ़ा के, है ना। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया एक एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, 10⁶। तो एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर हो जाएंगे, अगर मान लो हम एक माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं और इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। सो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। यानी ये याद रखो आपकी 1 एम्पियर में 10⁻³ तो होते हैं मिली एम्पियर और 10⁻6 होते हैं माइक्रो एम्पियर। अब आ जाते हैं देखो डिवाइस टू मेजर करंट, है ना। एमीटर, एम्पियर को मेजर करने वाली एमीटर है और वोल्टेज को मेजर करने वाला वोल्टमीटर है, ठीक है। तो एम्पियर से ही एमीटर नाम पड़ा है यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि एमीटर कैसे जोड़ा जाता है, या एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस बताओ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एमीटर या गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर को आप, और एक रियोस्टेट, इनको थोड़ा अच्छे से समझना है हमको। रियोस्टेट बता रहा हूं मैं आपको इसके बाद आगे, और वोल्टमीटर भी बताऊंगा। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एक तो ये चीज है। एमीटर हमेशा कैसे जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा। देखो सीरीज में क्या बताया मैंने आपको कि आई हमेशा सेम रहता है इन सीरीज, करंट रिमेन सेम इन सीरीज, और पोटेंशियल डिफरेंस कहां सेम रहता है, पैरेलल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कहां रहता है, पैरेलल में, तो वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ना है। करंट को मेजर करना है तो करंट कहां सेम रहता है, सीरीज में, तो हमें एमीटर को सीरीज में जोड़ना है। क्यों जोड़ना है वो भी अभी आपको बताऊंगा। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखो एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है, हैव वेरी लो और वी कैन से दैट जीरो रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी जीरो तो नहीं हो सकता किसी का रेसिस्टेंस, लेकिन लगभग हम जीरो रेसिस्टेंस मान के चलते हैं इसका, यानी इतना कम रेसिस्टेंस होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होती है ना वो पूरे को ये मेजर करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा तो पूरी सर्किट में से जितनी करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर नहीं करेगा, क्योंकि कुछ करंट तो ये खुद ही कंज्यूम कर लेगा मेजर करने के लिए, तो सर्किट का टोटल करंट ये मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि इसको सर्किट में करंट मेजर करना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर की बाद में बात करते हैं। अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। व्हाई एमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, या ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज नॉट इन पैरेलल। इसको पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते, तो अगर हम क्यों नहीं करते, आंसर देखो ये है, इट इज ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस, भाई बहुत कम है इसका रेसिस्टेंस। इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, मान लो ये एक सर्किट है, ये प्लस माइनस, ठीक है, और ये इसका स्विच हो गया, और अब यहां पर जैसे मान लो ये कोई रेसिस्टेंस वायर है या कुछ भी है, ठीक है। अब यहां पर अगर हमने एमीटर यहां जोड़ दिया इसके पैरेलल में, तो अब क्या होगा, इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट, इसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। क्यों होगा करंट फ्लो, लार्ज करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, आर बहुत कम है, आर इज वेरी लो। जब आर कम है तो आई और आर में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई रेसिस्टेंस कम है तो आई ज्यादा होगा, इसमें से बहुत सारा करंट इसमें से फ्लो होगा। जब करंट इसमें से बहुत ज्यादा जाएगा तब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। व्हेन लार्ज हीट इज प्रोड्यूस, व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट ए लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड, सो इट में बर्न, ये बर्न हो सकता है, ठीक है ना, यानी ये जल सकता है। इसका जो लो रेसिस्टेंस होने की वजह से अगर हम इसको पैरेलल में लगाएंगे तो ये बर्न आउट हो सकता है। अब आप ये क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हो कि भाई अगर हम इसको यहां पर जोड़ेंगे ना, एमीटर को अगर यहां जोड़ेंगे तो भी सर करंट तो लार्ज करंट ही फ्लो हो रहा है, जितना सर्किट में टोटल करंट है उतना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तब फिर हीट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तब फिर हीट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका रीजन ये है कि जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो लार्ज करंट, यानी करंट फुल इसमें से जा रहा है, लेकिन ये कंज्यूम कितना कर रहा है, भाई इसका रेसिस्टेंस, हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब रेसिस्टेंस होगा। तो जो पार्ट, जितना रेसिस्टेंस उसको ऑब्स्टैकल कर रहा है, जितना रेसिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही तो हीट में प्रोड्यूस हो रही है एक तरीके से, तो इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। एच इज हीटिंग इफेक्ट क्या है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। भाई आई स्क्वायर तो हमने मान लिया कि पूरा का पूरा करंट जा रहा है इसलिए ज्यादा होगा, लेकिन इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है ना। रेसिस्टेंस बहुत कम होने से इसमें क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी। रेसिस्टेंस कम होने से हीट कम, तो इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होती कि ये बर्न हो जाए, लेकिन जब इसको यहां लगाएंगे तब इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ये बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको पैरेलल में लगा दिया तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो अब इसमें भले ही लो रेसिस्टेंस है लेकिन करंट इसमें ज्यादा जाएगा। क्यों ज्यादा जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V और I क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अब क्या हुआ, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पर होने पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया इसका। तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है उतना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने से इसमें ज्यादा करंट जाएगा। अब तो ज्यादा करंट जाएगा तो फिर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। भाई आप रेसिस्टेंस अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे ना तो हीट प्रोड्यूस
जो प्रोड्यूस रेट है उसमें उतना नहीं फर्क पड़ेगा जितना आप आई को बढ़ाओगे, क्योंकि यहाँ पर आई का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो थोड़ा सा करंट ज्यादा जाते ही इसमें, अभी करंट इसमें से फ्लो हो रहा है लेकिन करंट ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, कहने का मतलब है। जबकि यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने से कुछ करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा ही, करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, बर्न आउट हो जाएगा। और वैसे भी ये वो डिवाइस है जिससे हमको क्या करना है, करंट मेजर करना है। और करंट मेजर करने के लिए उसमें से पूरा सर्किट का जितना करंट, हमें सर्किट का करंट मेजर करना होता है इससे, तो पूरा सर्किट का करंट इसमें से जाना चाहिए। अगर आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो इसमें से पूरा करंट थोड़ी जाएगा, करंट तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ पर दो ब्रांच होगी, जो करंट इधर चला गया उसको तो ये थोड़ी मेजर करेगा, जो करंट इसमें आएगा वही ये मेजर करेगा। तो इसको करंट मेजर करना है सर्किट का, तो फिर इसको जहां इसमें से पूरा करंट निकले वहीं जोड़ना है, यानी सीरीज में इसको जोड़ना है। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। भाई गैल्वेनोमीटर क्या है, तो देखो गैल्वेनोमीटर जनरली है ना स्टैटिक करंट को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं कि इसमें करंट है कि नहीं सर्किट में, ठीक है। फ्लोइंग करंट के लिए हम एमीटर लगा देते हैं, स्टैटिक करंट जो मूव नहीं कर रहा है उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच यूज टू डिटेक्ट टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि किसी सर्किट में करंट प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं, ठीक है। और ये भी हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस, यूज टू डिटेक्ट और टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब हम वोल्टमीटर की बात कर लेते हैं, और वोल्टमीटर पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम देखते हैं। नेक्स्ट देखो डिफाइन 1 वोल्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको हमको समझाना। तो ये फॉर्मूला है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज अक्रॉस ए कंडक्टर। जैसे कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के इस तरफ से उस तरफ तक अगर हमें यहाँ से इस एंड ए से एंड बी तक अगर यूनिट चार्ज को मूव कराना है, यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उस बैटरी या सेल को कितना काम करना पड़ेगा, द वर्क डन बाय द बैटरी और सेल, ठीक है, टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम one point of the conductor to the another point of the conductor is the potential difference between that 2 points, ठीक है। potential difference is W/Q, work done upon charge। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है। जैसे एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो होती है, वाटर प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो होता है, सेम ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करने का काम किसका है, ये बैटरी और सेल का। तो ये क्वेश्चन में बनता है कि विच सोर्स मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर और बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय द बैटरी और सेल। बैटरी और सेल का काम क्या है, बैटरी और सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से जो कंडक्टर है या उससे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम जोड़ेंगे उसके दोनों एंड के बीच में या उसके अक्रॉस वो जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। मान लो ये कोई वायर है और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है जो 2 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो 2 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट। इस डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन बहेंगे, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये मान लो हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, और ये नेगेटिव से जोड़ेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया 0। तो इन दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 माइनस 0, 2 वोल्ट। उस 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, ठीक है, और मूव होकर बहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम कन्वीनियंटली मान लेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन चार्ज को, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, तो उस एक यूनिट चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो उस बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। इफ 1 यूनिट चार्ज इज मूविंग and 1 joule work is done, then the potential difference between these 2 points is 1 volt. So 1 volt is the, if 1 joule work is done to move 1 unit charge across a conductor, then potential difference between that 2 points or across the conductor is 1 volt, है ना। 1 volt क्या हो गया, potential difference between 2 points of a conductor when 1 joule work is done to move 1 coulomb charge, that is 1 unit charge, फ्रॉम 1 पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। अब इसको मेजर करने के लिए भाई ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q। अगर W की वैल्यू 1 जूल हो और Q की वैल्यू 1 कूलम हो तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। वोल्टा
जो साइंटिस्ट था उसके नाम से ये वोल्टमीटर पड़ गया। वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्टमीटर है वेरी हाई रेसिस्टेंस। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन में बता दिया डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो 2 पॉइंट अगर पूछे तो आपसे ये बता देना, वोल्टमीटर एक तो मेजर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर मेजर एम्पियर यानी करंट, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल वोल्टमीटर, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है, 0, नेग्लिजिबल, है ना, वेरी लेस, बहुत कम होता है। और वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई रेसिस्टेंस। अब इसका हाई रेसिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि वोल्टमीटर क्या होता है, सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई ये जैसे मान लो एक सर्किट है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी है, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पर जोड़ा जाएगा और इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है हाई, हाई रेसिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि हाई रेसिस्टेंस होगा तो आई क्या होता है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा उसमें करंट बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम जाएगा। तो हमें यहाँ इसमें करंट भेजना ही नहीं है, इसको करंट मेजर करने के लिए थोड़ी ना लगाया, इसको किसके लिए लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और अब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, ये पैरेलली क्यों कनेक्ट करता है, सीरीज में क्यों नहीं। रेसिस्टेंस कैसा है इसका, वेरी हाई। अगर सीरीज में यहाँ जोड़ देंगे, चलो हमने यहाँ वोल्टमीटर जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस की वजह से करंट क्या हो जाएगा, करंट बहुत कम होगा, सर्किट का करंट ही कम हो जाएगा। इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है कि सारा करंट तो यही खा जाएगा, यही कंज्यूम कर लेगा सारा इलेक्ट्रिक करंट, तो जो एपरेटस है वो रन ही नहीं करेगा। इसलिए सीरीज में नहीं लगाना, सीरीज में लगा देंगे तो सारा करंट यही कंज्यूम कर जाएगा, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से। वाई वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, potential difference remains same in parallel, as we know that current remains same in series and potential difference remains same in parallel, and we want to measure the potential difference by using the voltmeter. So where should it be connect, it should be connected in series or in parallel, it should be connected in parallel because potential difference remains same in parallel, ठीक है भाई। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। और दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस होता कहाँ है, एंड के बीच में, जो ये कंडक्टर है इसके दोनों सिरों के बीच में ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भाई डिफरेंस यानी 2 पॉइंट के बीच का ही तो डिफरेंस होगा ना, एक पॉइंट पे तो कैसे डिफरेंस होगा। यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा मुझे बताओ, ये एक कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इसके दोनों सिरों के बीच का डिफरेंस ही तो होगा। अगर यहाँ बीच में यहाँ कोई डिफरेंस थोड़ी होगा, तो इन दोनों सिरों के बीच का डिफरेंस मेजर करने के लिए एक ऐसी डिवाइस जोड़नी है हमें। तो वो डिवाइस कैसे जुड़ेगी, उसका एक टर्मिनल इससे जोड़ेंगे, एक इससे जोड़ेंगे, कैसे जुड़ी है, पैरेलल। मान लो ये वोल्टमीटर है तो इसको पैरेलल जोड़ेंगे तभी तो सिरों के बीच में जुड़ेगी। इसका एक सिरा यहाँ से जुड़ेगा और एक सिरा यहाँ से जुड़ेगा, ऐसे। तो जब मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस तो इसको पैरेलल में ही तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा, सिरों के बीच में, एट द एंड्स, दोनों एंड के बीच ही तो होगा। तो कैसे जुड़ना चाहिए, पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल, सो टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a conductor, voltmeter should be connected in parallel. So that's why voltmeter always connected in parallel. देखो इस सिंबल पे क्वेश्चन बन सकता है, 2-4 सिंबल है, बाकी को तो आपको आते हैं, इनको हम ध्यान नहीं देते तो कई बार ये पूछ लेते हैं। देखो एक तो ये सिंबल है, तो ये वायर जॉइंट का, जैसे यहाँ पर ये बीच में बन रही है ना, ये इस तरह से, ये ऐसे गांठ सी बन रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर वायर में जॉइंट है बीच में, ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये वायर जॉइंट। और अगर इस तरह से बना रखा है ना, इसका मतलब जॉइंट नहीं है, जस्ट क्रॉसिंग, वायर जस्ट क्रॉसिंग ईच अदर, है ना, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। एक ये है, देखो ये किसका सिंबल है, तो ये सिंबल है वेरिएबल रेसिस्टेंस का, या रियोस्टेट भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम इसी को समझते हैं। देखो इसके 2 तरीके से लिख सकते हैं सिंबल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऊपर से एरो बना के इसको जस्ट टच करवाना, या इस तरह से एक ऐसे एरो इसमें से निकाल सकते हैं। ये है रियोस्टेट। और वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस, what is rheostat, what is the role of rheostat, how can we produce variable resistance। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज रियोस्टेट एंड व्हाट इज वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखो दोनों का एक ही मतलब है, रियोस्टेट का काम है वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो रियोस्टेट तो वो डिवाइस होगी जो हम यूज करते हैं टू चेंज रेसिस्टेंस इन ए सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है। और वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब वो रेसिस्टेंट या वो कंपोनेंट विच कैन प्रोवाइड वेरिएबल रेसिस्टेंस इन ए सर्किट। रियोस्टेट को हम इसीलिए जोड़ते हैं, जैसे कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें अलग अलग हमको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है, तो फिर वहां पर विदाउट वोल्टेज को डिस्टर्ब किए हुए अगर हम रेसिस्टेंस को कम या ज़्यादा करें तो करंट कम या ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आई और आर में क्या रिलेशनशिप है, हम जानते हैं कि आई जो होती है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हमें आई को अगर इंक्रीज करना है तो हम आर को डिक्रीज कर देंगे, और जब हमें आई को डिक्रीज करना, मान लो कम करंट सप्लाई करना है, तो हम आर को इंक्रीज कर देंगे। तो ये आर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक ऐसा कंपोनेंट लगाते हैं जो वो, क्योंकि वैसे देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, सबका अपना अपना फिक्स होता है। भाई कोई एक
अगर कोई एक मेटल है तो उसका अपना एक रेसिस्टेंस फिक्स है। लेकिन हमें कुछ ऐसे केसेस में, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है, वहाँ पर आपको कभी कम हीट प्रोड्यूस करनी, कभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी, या फैन है उसको अलग अलग स्पीड में चलाना है, या इस तरह से कुछ ऐसे डिवाइसेस है जहाँ पर कभी आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है, कभी कम करना है। तो ऐसे केसेस में ये कंपोनेंट हम काम में लेते हैं जो रेसिस्टेंस को चेंज करता है। तो रेसिस्टेंस को चेंज करने से आई जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, वोल्टेज सोर्स डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो तो 220 वोल्ट है, वो तो फिक्स है, उसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है ना, वो तो फिक्स रहने वाला है। तो फिर आई को कम या ज़्यादा करने का यही है कि हम आर को कम या ज़्यादा करें, यानी आर को हम इंक्रीज या डिक्रीज करें। तो यहाँ पर हम काम में लेंगे रियोस्टेट। तो रियोस्टेट इज द डिवाइस विच कैन change the resistance in a circuit without changing the voltage source, and it rheostat provide the variable resistance। means variable resistance क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया सर्किट का, वो कंपोनेंट हो गया which can provide variable resistance to the circuit। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, इनको ध्यान से देखना। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर पे। नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सबका अपना अलग अलग होता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेसिस्टेंस जनरली डिक्रीज होता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इन दोनों पर रेसिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है। देखो, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये 4 फैक्टर हो गए। और रेसिस्टिविटी जो है ना, वो उसको हम कहते हैं रो इज द रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी केवल 2 ही फैक्टर पर डिपेंड करती है। इस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जब आपको रेसिस्टिविटी पूछेंगे या इस तरह से करेंगे, तो वहां पर आपको देखना है कि रेसिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। केवल ये 2 ही है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना भाई। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो रो का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर हम इक्वल का साइन लेकर आते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट ही रो है, जिसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये रो इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ये सबका अपना अपना स्पेसिफिक होता है, जैसा नाम ही है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जनरल जो इंसुलेटर है, जैसे ग्लास है, रबर है, डायमंड है, इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10 टू द पावर प्लस में 14। तो इतनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होने से की वजह से ही वो इंसुलेटर है। ठीक है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो इंसुलेटर है। और जो कंडक्टर है, जैसे मेटल कंडक्टर होते हैं, तो उनकी रेसिस्टिविटी कम होती है, इसलिए वो कंडक्टर है। और मेटल और एलॉय में से भी एलॉय की रेसिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। किससे? मेटल से। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन देयर कॉन्स्टिट्यूट मेटल। इसी वजह से हम उनको यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइसेज में एज ए एलिमेंट। तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है, वो हम आगे भी करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जाम्पलर है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ये ब्लू क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है ये दोनों। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो नेक्स्ट अभी मैं इसके बाद में करवाऊंगा आपको। एन इलेक्ट्रिक केटली कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। ए फ्यूज वायर ऑफ वाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। कितनी रेटिंग का फ्यूज वायर इसके लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, ये पूछा। अब देखो, रेटिंग क्या होती है फ्यूज वायर की। देखो, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक पावर और फ्यूज वायर, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, तो इसके वीडियो है, मैंने बना रखे, आप उनको देखिए, आपको ये दोनों कंसेप्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो जूल्स लॉ है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज और बल्ब फिलामेंट, इन दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पर, तो आप वहाँ से देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते, देखो 1 किलोवाट की पावर है भाई। किलोवाट और वाट अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो पावर है। ठीक है, 1 किलोवाट इज द पावर। 220 वोल्ट, वी लगा हुआ है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंट वी की वैल्यू है। तो पी की वैल्यू 1 किलोवाट है और वी की वैल्यू 220 वोल्ट है। अब हमें पूछा क्या है, फ्यूज वायर की रेटिंग पूछी है कि फ्यूज वायर किस रेटिंग का होना चाहिए। रेटिंग से यहाँ मतलब है कि फ्यूज वायर का, जो फ्यूज वायर है ना, उसमें कितना करंट अगर हम फ्लो करें कि वो मेल्ट नहीं हो, वो उसकी रेटिंग है। जैसे 5 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज वायर है, इसका मतलब है मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू दिस वायर इज 5 एम्पियर। इफ मोर देन 5 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द फ्यूज वायर, देन द फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड ब्रेक्स। क्यों? क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। और हीटिंग इफेक्ट क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। Heat produces directly proportional to the square of the I, directly proportional to the resistance and directly proportional to the time for which the electric current is passing। अब इस फ्यूज वायर में क्या है कि I की वैल्यू इस तरह से सेट करके रखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ 5 एम्पियर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब इसका रेसिस्टेंस ऑलरेडी फिक्स है, जितने भी टाइम के लिए अगर हम प्रोड्यूस करें, जैसे पर सेकंड का हम लगाते हैं, तो जितने टाइम के लिए वो हीट फ्लो रही, उस हिसाब से यहाँ पर
हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो उतनी हीट पर ये मेल्ट नहीं होगा, ये हीट इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होगी। लेकिन जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो अगर 5 की जगह 6 एम्पियर हो रहा है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यानी इतना होते ही तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा। तो रेटिंग का मतलब, फ्यूज वायर की रेटिंग का मतलब है मैक्सिमम अलाउेबल करंट दैट कैन पास थ्रू द फ्यूज वायर, वो उसकी रेटिंग है। यानी आई की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर, है ना। तो आई निकालने के लिए देखो पी और जब वी दे रखा हो तो आई कैसे निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है ये वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला। V की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, तो I हम निकाल लेंगे। I का फॉर्मूला बन गया P अपॉन V, 1000 अपॉन 220 वोल्ट, 4.554 एम्पियर। तो फ्यूज वायर कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही लिखते हैं, यानी 4.5 है ना, तो 5 एम्पियर का हो जाएगा, ठीक है। 6 का नहीं करना है, न 4 का करना है। अगर 4.5 से कम है तब तो हो सकता है कि वो ऑपरेट ही ना हो, है ना। तो फ्यूज वायर की रेटिंग जितना आई की वैल्यू आ रही है, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अब 4.5 आ रहा है तो 5 रेटिंग का वायर हम यहाँ पर काम में लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। इसमें टोटल करंट निकालना है सर्किट में आपको। टोटल करंट हमें ओम्स लॉ से निकालने के लिए वी और आर की वैल्यू चाहिए, टोटल वी अपॉन टोटल आर। टोटल वी इज गिवन 4.5 वोल्ट है, लेकिन टोटल आर हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब वही टोटल आर निकालने के लिए सबसे पहले आपको आई को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई को डिवाइड करना है। देखो यहाँ से जो करंट निकला है पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लो वो टोटल करंट आई है, तो यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, वही सेम आई इसमें से होगा, लेकिन यहाँ अब ब्रांचिंग हो रही है तो यहाँ पर आई डिवाइड हो गया। इधर जो आई गया हमने उसको नाम दे दिया I2, और इधर जो आई गया उसको हमने नाम दे दिया I3। तो ये I3 करंट इसमें से भी और इसमें से भी I3 करंट सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये दोनों सीरीज में, यानी 1 ओम और 3 ओम क्या है, सीरीज में है, ठीक है, क्योंकि दोनों में I3 करंट फ्लो हो रहा है। ये I2 करंट जा रहा है, ये I2। अब I2 यहाँ तक I2 करंट है, और ये वापस देखो I3 और I2 यहाँ इस पॉइंट पर मिल गए, और I2 और I3 मिलकर क्या बना लेंगे, वापस से I, तो इसमें टोटल करंट I है, यानी ये सीरीज में है, ये सीरीज में। अब पहले ये सिस्टम जो बन रहा है ना, ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी 1 ओम और 3 ओम। तो 1 ओम और 3 ओम का इक्विवेलेंट सीरीज में कितना हो गया, 4 ओम। अब ये 4 ओम वाला इस 6 ओम वाले के साथ में कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है, यानी यहाँ पर ये पैरेलली कनेक्ट है, कौन, ये वाला इसके साथ, कितना, 4 ओम। तो 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो गई। तो 4 ओम और 6 ओम अगर पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 12, 6 डिवाइड बाई 12 2, 2 इंटू 1 2, और 12 डिवाइड बाई 4 3, 2 प्लस 3 5 अपॉन 12, रिवर्स करेंगे 12 अपॉन 5 2.4, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2.4 ओम। तो अब इन दोनों की जगह हम एक ही रख देंगे 2.4 का, ठीक है, यानी यहाँ पर एक 2.4 का एक ही रेसिस्टर है, 2.4। अब ये देखो ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, यानी 2.4 प्लस 3.6 प्लस 3, 9 ओम। आर की वैल्यू आ गई, वी अपॉन आर करना है, 4.5 अपॉन 9, 0.5 एम्पियर। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जनरली एग्जाम में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ 9 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 रेसिस्टर है 9 ओम के, अलग अलग रेसिस्टेंस के भी हो सकते हैं। इनको किस तरह से कनेक्ट करें कि टोटल रेसिस्टेंस 27 ओम आ जाए, 3 ओम आ जाए, 13.5 ओम आ जाए और 6 ओम आ जाए। 9 ओम की जगह 6 ओम आ सकता है, 3 ओम, कुछ भी करके पूछा जा सकता है। तो देखो ये तो हमें पता चल रहा है सीधा सा सीरीज में है भाई, ये 3 रेसिस्टर की 4 सिचुएशन बन सकती है, इनको 4 तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कि जब सारे के सारे सीरीज में हो, जब सीरीज में होता है तो सीरीज में हमें पता है आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस 9 प्लस 9 27 हो गया। तो ये तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस आता है जब सारे के सारे सीरीज में जुड़े हो, और मिनिमम रेसिस्टेंस आता है जब सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हो। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें पता है होता है ये वाला, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा देखो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तीनों का एलसीएम ले लिया 9। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/9, 3/9 है तो क्या हो जाएगा 9/3, यानी कि 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम सेकंड वाला कब आ जाएगा, जब सारे के सारे कैसे जुड़े हो, इस तरह से जुड़े हो। अब देखो थर्ड सिचुएशन, जब 2 पैरेलल में और एक उनके साथ में सीरीज में हो, तो सिस्टम कैसे बन रहा है, पैरेलल में। पहले हमें सिस्टम का निकालना है, तो यहाँ पर पैरेलल में है 1/9 प्लस 1/9, पैरेलल में हम इस तरह से निकालेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1 प्लस 1 2/9, 2/9 यानी कि 9/2, 9/2 हो गया 4.5। अब ये 4.5 वाला 9 वाले के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में। भाई जो इक्विवेलेंट आया वो 4.5 आ गया, तो 4.5 वाला या 9 वाले के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 9 प्लस कर देंगे हम, है ना,
सीरीज में, आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 13.5। तो 13.5 तब आएगा जब वो एक पैरेलल में सिस्टम होगा और सीरीज में तीसरा उनके साथ में जुड़ेगा। ये कब आएगा देखो, जब दो सीरीज में जुड़े और तीसरा उनके साथ पैरेलल में जुड़े हो, यानी सिस्टम सीरीज में बन रहा हो, तब क्या होगा। देखो ये सीरीज में है तो पहले तो ये इनका सीरीज में निकालेंगे, 9 + 9 18। अब इन दोनों को उस 18 वाले से रिप्लेस कर देंगे, तो 18 वाला और 9 वाले एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। भाई पहले सीरीज में क्या हो जाएगा 9 + 9 18, ठीक है। अब जो 18 वाला आया वो 18 वाला इसके साथ में पैरेलल में है, किसके साथ में 9 वाले के साथ में, तो ये 18 ओम और ये 9 ओम, तो क्या हो जाएगा 1/18 + 1/9, दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 18, ठीक है। 18 डिवाइड बाई 18 1, 1 × 1 1, 1 + 9 18 डिवाइड बाई 9 तो 2, 2 × 1 2, 3/18, ठीक है। और 3/18 का क्या हो जाएगा 18/3, 18/3 यानी कि 6, ठीक है। तो 6 ओम आ गया जब इस तरह से जुड़े हुए हो। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी 6 ओम 3 ओम 9 ओम इस तरह से देकर आपसे पूछेंगे तो मैक्सिमम तो आएगा सीरीज में, मिनिमम आएगा। देखो आप इन चारों केसेस में सबसे मिनिमम ये है, मिनिमम सबसे कम आएगा, मिनिमम आएगा किसमें पैरेलल में। अब दो बच गए ना, एक सीरीज में है एक, और एक में सिस्टम पैरेलल में है। जिसमें सिस्टम सीरीज में बनता है, भाई हमें पता है सीरीज में मैक्सिमम आता है, तो जिसमें सिस्टम सीरीज में बनता है, सिस्टम सीरीज में किस में है यहाँ पर है, ठीक है। सिस्टम जिसमें सीरीज में है ना उसका कम आएगा, और जिसका सिस्टम पैरेलल में, यानी लास्ट में जब हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, इक्विवेलेंट बनाने के बाद में रेसिस्टेंस, जब वो अगर वो दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ेंगे तभी आएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर एक 13.5 और एक 6 है, ठीक है। देखो ये वाला हमेशा जो है वो इससे कम आता है, जो गिवन है ना उससे कम आता है, अगर एक का पूछा है तो। कौन सा, ये फोर्थ केस में, जब लास्ट में सिस्टम किस में बनता हो, भाई इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो वो इक्विवेलेंट और ये दोनों यानी जो लास्ट में बनेगा सिस्टम, इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद में जो सिस्टम बनेगा वो किस में बनेगा, वो पैरेलल में बनेगा। तो पैरेलल में कम ही होता है, तो कम वाला ये इसमें आएगा जब लास्ट सिस्टम पैरेलल में बने। अब इन दोनों को अगर हम एक से इक्विवेलेंट से हटा देंगे तो जो लास्ट में अब सिस्टम बना वो कैसे बना, सीरीज में, तो सीरीज में तो ज़्यादा ही होगा, तो ये वाला आएगा 13.5, ठीक है। यानी जब लास्ट में हम इक्विवेलेंट रखेंगे दोनों को हटा के, तो इक्विवेलेंट के बाद में अगर वो सीरीज में है तब तो ज़्यादा आएगा, और अगर इक्विवेलेंट रखने के बाद में वो दोनों पैरेलल में है तब कम आएगा, यानी ये वाला गिवन वैल्यू इससे कम आता है, ठीक है। और ये सीधा सीधा जो भी गिवन वैल्यू है उसको डिवाइड बाई 3 कर लो, जब 3 वाला पूछे तो 9 डिवाइड बाई 3 3, ये वाला कौन सा, जब सारे के सारे किस में हो, पैरेलल में हो। अगर यहाँ 6 है तो 6 डिवाइड बाई 3 2 ओम, 2 ओम आएगा, ठीक है। तो ये था पार्ट 2, कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह गए, पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, हीटिंग इफेक्ट अभी पूरा बाकी है, इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चंस है वो पार्ट 3 में हम करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 में कल।